मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाली हूँ ये करो, वो करो, ईट द फ्रॉग मेथड यूज़ करो, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, इस टाइम पर उठ जाना, इस टाइम सो जाना। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर मैं आपको व्हाइट बेयर थ्योरी के बारे में बताती हूँ और सब फ्लॉप हो जाएगा। स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग गोल्डन रूल्स में। नाउ कमिंग टू दैट सीक्रेट दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स डोंट टेल यू। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो चुनु मुनु गैंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया है। आई वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन चैनल सोनम मोहिनी बायोलॉजी। और मैं हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। इस चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी टू क्लास 10th 11th 12th नीट एंड सीयूईटी एस्पिरेंट। और आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। और आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 20th फरवरी को, जिसमें पहला एग्जाम है आपका फिजिक्स का। 28th फरवरी को केमिस्ट्री के पेपर होने के बाद अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो तो मैथ्स का एग्जाम तो देने की नीड है नहीं। तो आपके पास पूरे पूरे ऑलमोस्ट एक महीना यानी 30 डेज का टाइम तो होगा ही। आई नो बीच में 12th मार्च को आपका इंग्लिश का भी पेपर है, बट अगर आप अभी से इंग्लिश की तैयारी शुरू कर चुके हो तो उस टाइम पर लास्ट 2-3 डेज आपके लिए इनफ होंगे और बाकी का टाइम आप डिवोट कर सकते हो बायोलॉजी के लिए। कि 10 साल हो गए मुझे क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दिए, तो आप सोच सकते हो कि 10 साल में मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ होगा, बच्चों को देखकर, लोगों को समझकर, ट्रेंड को देखकर कि क्या-क्या गलतियाँ होती हैं बच्चों से, क्या मुझे अपने टाइम में करना चाहिए, क्या किया जा सकता था, क्या मैंने नहीं किया। अपनी गलतियों की सीख मैं एटलीस्ट आप लोगों को दे सकती हूँ और वही देने आई हूँ। सो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली बात सुनो, लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ गोल्डन रूल्स और एक टॉप सीक्रेट जो शायद कोई नहीं बताता आपको। देखो यार, मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाली हूँ ये करो, ये मत करो, वो मत करो, ईट द फ्रॉग मेथड यूज़ करो, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, कुछ नहीं बताने वाली हूँ ऐसा। ना मैं आप लोगों को कोई टाइम टेबल बताऊँगी कि इस टाइम पर उठ जाना, इस टाइम सो जाना, इस टाइम से इस टाइम के बीच पढ़ाई करना, ना। क्योंकि ये सब ना सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सी, मेरे टाइम से लेकर अभी 10 सालों में टाइम बहुत बदल चुका है। आजकल के बच्चों में उनके लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग उन्हें पता होता है कि उनका कंफर्टेबल स्पेस और टाइम क्या है और वो उसी कंफर्टेबल स्पेस में ही पढ़ाई करना प्रेफ़र करते हैं। मैं चाहे कितना भी आप लोगों को एडवाइस कर दूँ कि रात में पढ़ो या अर्ली बर्ड बनो या नाइट आउल बनो, दैट विल नॉट वर्क अंटिल एंड अनलेस वो चीज़ आपके लिए खुद एप्लीकेबल है। और ना मैं बाकी टीचर्स की तरह आपको ये बताऊँगी कि सारे सोशल मीडिया डिलीट कर दो, सब डीएक्टिवेट कर दो, क्योंकि ये वर्क नहीं करता है। मैंने खुद किया था अपने टाइम में, मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया और उसके 2 घंटे के बाद फिर से मैं इसे एक्टिवेट करके मैसेजेस चेक करने लग जाती थी, फीड स्क्रॉल करने लग जाती। इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ वर्क नहीं करता। आप जितना अपने आप को फोर्सिबली इन चीज़ों से दूर करने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन होगी और वो चीज़ इर्रेसिस्टिबल बन जाएगी। मैं आपको व्हाइट बेयर थ्योरी के बारे में बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर आपने अपने माइंड को बताया है कि आपको व्हाइट बेयर के बारे में नहीं सोचना है, वैसे मैं भी आज पोलर बियर टाइप लग रही हूँ, तो आपका माइंड और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। योर ब्रेन विल कॉन्स्टेंटली कीप चेकिंग अपॉन यू कि आप उसके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, एंड यू एंड अप थिंकिंग अबाउट दैट मोर। तो अगर आप अपने आप को फोर्स करोगे कि सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है, मुझे ये डिलीट कर देना है, ये डीएक्टिवेट कर देना है, और अंदर ही अंदर वो चीज़ चल रही होगी दिमाग में और सब फ्लॉप हो जाएगा, सारी स्ट्रैटेजीज़ खराब हो जाएगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। जो सोशल मीडिया चलाना है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। मैं कोई आपको एवरीडे स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ कि डे 1 में आपको ये करना है, डे 2 में आपको वो करना है, बिकॉज़ आपके बाकी सब्जेक्ट के भी तो एग्ज़ाम्स हैं बेटा, उसके लिए भी तो पढ़ोगे। रोज़ तुम बायो नहीं पढ़ सकते, और अगर तुम रोज़ थोड़ा-थोड़ा बायो पढ़ भी रहे हो, अगर किसी एक दिन मान लो डे 14th का शेड्यूल आपने फ़ॉलो नहीं किया, तो वो चीज़ बैकलॉग बन जाएगी आपके दिमाग में, एंड एग्ज़ाम टाइम में इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसे आप
कभी भी अपने सुविधा अनुसार, स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हो, फ़ॉलो कर सकते हो। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी ना, आई कैन गारंटी कि वो आप फ़ॉलो करोगे ही करोगे, क्योंकि मैं ऐवे ही नहीं कुछ भी बताऊँगी। मैं हर चीज़ का जस्टिफ़िकेशन भी आपको देने वाली हूँ कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। देखो बेटा, अभी मैंने नया-नया ये चैनल शुरू किया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूँ उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो मैं कोई एडिटिंग में प्रो नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई एक्सीलेंट सेटअप है। लेकिन जो कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आपके फ़ायदे के लिए, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी। आई नो दैट, क्योंकि बहुत दिल से, बहुत मन से, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों में। और वो चीज़ अगर आप करते हो ना, वो चीज़ अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है, ये हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, नया सिलेबस स्टार्ट मत करना। कुछ भी नया पढ़ना अभी नहीं है। कुछ भी करके कुछ नया मत पढ़ना। जो पढ़ा हुआ है, बस उसे रिवाइज़ करते जाओ थॉरली और उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते जाओ। अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स जिसको आप बिल्कुल भी छूना भी नहीं चाहते, आपको डर लगता है उन टॉपिक से। मेरे कहने से बस इतना कर लो बेटा। और जितने भी बच्चे एवरेज और अबव एवरेज बच्चे हैं, आप भी ये लिस्ट बनाओगे, दोनों कॉलम्स बना के, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड योर वीक पॉइंट्स, मतलब वीक टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स। एंड आप साथ में एक और कॉलम बनाओगे होप लिखकर, जिसमें आपको लगता है कि होपफुली ये जो वीक पॉइंट है मेरा, ये जो वीक कॉन्सेप्ट है, ये आने वाले टाइम में, अगले 30 दिन में, अगले 15 दिन में मैं पढ़ के थोड़ा-सा और मेहनत करके एफर्ट डालकर इसे भी क्लियर कर सकती हूँ। नॉलेज से ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन मार्क्स दिलाता है। आई नो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल साउंड करेगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं हर एक बात का आपको जस्टिफिकेशन दूँगी लास्ट में। आपको यकीन हो जाएगा कि सोनम मैम जो कह रही थी वो सही कह रही। सबसे पहले ना एनसीईआरटी रेफरेंस से ही आंसर लिखना है आपको अपने एग्ज़ाम में। डायग्राम्स बनाने हैं, प्रॉपर लेबलिंग के साथ कीवर्ड्स लिखने हैं। दैट इज द की टू सक्सेस। और अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो 7 मिस्टेक्स दैट आर रूइनिंग योर बोर्ड एग्जाम वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज इस वीडियो के बाद सबसे पहले जाकर वो देख लेना। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, बट उसमें मैंने आपको बता रखा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपका प्रेजेंटेशन पूरा अच्छा होगा या नहीं हो। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। कोई ब्रेक डाउन प्लान नहीं है। इतने दिनों में आपको कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई ब्रेक डाउन आप फॉलो मत करो। आप सिर्फ जब भी आपको टाइम मिले, जब भी कोई फ्री टाइम मिले, आपको लगे कि कुछ पढ़ने का तो मन कर रहा है पर कुछ बहुत डिफिकल्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, वो जो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, उसकी जो लिस्ट बनाई थी आपने, आप उनमें से एनसीईआरटी रीडिंग करो लाइन बाय लाइन। ट्रस्ट मी, मैं जो जितना भी बोल रही हूँ ना, हर चीज जस्टिफाई करूंगी लास्ट में। और उन लाइन बाय लाइन पॉइंट्स में से कीवर्ड्स अंडरलाइन करो या फिर उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करो। और वो कीवर्ड्स याद रखना अपने दिमाग में, आगे चलकर काम आने वाला है, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत काम आने वाला है। अब ध्यान से ये वाला टेबल देखो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है मार्क्स का ब्रेकडाउन। सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आपके बनेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर्स से। उसके बाद रिप्रोडक्शन यूनिट से 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों यूनिट से 12-12 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। इकोलॉजी से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर मेरी मानो तो इकोलॉजी का जो यूनिट है ना, सबसे आसान है, मतलब फ्री के 10 नंबर है, वो नंबर कहीं नहीं गए। अगेन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। पहला माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, दूसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। मैं मान सकती हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर मान के भी चले कि इसमें से 6-7 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है या 5 नंबर का भी बन रहा है, तो क्यों जाने देना है इतना आसान चैप्टर। अगर इसमें से कुछ गलती हुआ ना तुम्हारा एग्जाम में, मैं माफ नहीं करूंगी, बता देती हूँ। और इन्हीं सारे ब्रेकडाउन के हिसाब से ही मुझे ऐसा लगता है इस साल आपके केस स्टडीज और आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर
अगर आपको चाहिए कि मैं इम्पोर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट आपको बताऊँ विथ एक्सप्लेनेशन कि उन डायग्राम्स में से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो कमेंट करना डायग्राम और अगली वीडियो में मैं इसी पर वर्क करूँगी। इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फेज़, जिसमें आपको लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी है। हालाँकि मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगी, क्लासेस भी लूँगी। उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी सब कुछ नया-नया है और सेटअप करने में हल्का-सा डिले हो रहा है, बट बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, डोंट यू वरी एट ऑल। देखो बच्चों, पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो एग्ज़ैक्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होता है। ले दे के वही सारे चैप्टर्स हैं, वही सारे टॉपिक्स हैं, हर साल उसी में से शफल कर करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। 5वां पॉइंट है वीक एरिया रिपेयर। मुझे जितना पता है आपका वीक एरिया होगा जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और थोड़ा बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए रिप्रोडक्शन का यूनिट है ना। सो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं जेनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट करना शुरू करूंगी अब डेली बेसिस पर, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। 6th पॉइंट है रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस। डोंट वरी अबाउट दैट, जब आपके एग्जाम्स नजदीक आने वाले होंगे, यानी कि जब आपका इंग्लिश का पेपर खत्म हो चुका होगा ना, मैं तब से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगी पॉजिटिवली, एंड यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट। अब आ जाते हैं हम लोग गोल्डन रूल्स में, जिसका इंतजार मैं खुद कर रही थी आप लोग को बताने के लिए। आई एम श्योर आपने अपने नोट्स और पेन निकाल कर रख लिए होंगे अपने पास, क्योंकि अब कुछ नोट करने वाली चीज आ गई है। नोट दिस डाउन। फॉर एवरी 5 मार्क्स आंसर यू हैव टू राइट इंट्रो प्लस डायग्राम प्लस कीवर्ड्स। ये तीनों का जब कॉम्बो आप मिला लेते हो ना 5 मार्कर में, कोई नहीं रोक सकता आपको फुल मार्क्स लाने से। दूसरा पॉइंट, पॉइंट वाइज आंसर लिखना, पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखना। तीसरा पॉइंट, डायग्राम जरूर से जरूर लेबल्ड होने चाहिए। ये शायद मैं इस वीडियो में दूसरी या तीसरी बार बता रही हूँ। हर 5 मार्कर आंसर में फ्लो चार्ट बनाने से आपका और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, तो कोशिश करना फ्लो चार्ट बनाने की। नाउ कमिंग टू दैट सीक्रेट दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स डोंट टेल यू। सी, एग्जामिनर आपको आपके समझ के मार्क्स नहीं देता, वो चेक करते हैं कि आपने एनसीईआरटी लैंग्वेज लिखी है या नहीं। अब मैं इसे जस्टिफाई करती हूँ। देखो, हर साल लाखों के नंबर में बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं, यानी पेपर्स लाखों में होते हैं और टीचर्स हजारों में होते हैं। जो एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करते हैं ना, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके कॉपी में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास हज़ारों कॉपीज़ की फाइल लगी हुई हुई होती है एंड वो पर डे बहुत सारे पेपर्स चेक करते हैं। तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपका आंसर जो डिटेल में आपने लिखा है, क्रिएटिव होकर लिखा है, वो पूरा पढ़ा जाए और फिर उसे वो प्रोसेस करें और फिर उसे वो समझें कि आपको समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट या नहीं। इतना टाइम उनके पास नहीं होता बेटा। तो वो क्या करते हैं, इतने सालों से पढ़ाते हुए उन्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रटी हुई होती है, तो वो ना सिर्फ आपके आंसर, उनके आंखों में एक फिल्टर लगा होता है जिसमें वो सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं एनसीईआरटी लैंग्वेज। एनसीईआरटी लैंग्वेज का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपसे जेनेटिक्स से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है मेंडेलियन डिसऑर्डर से, मान के चलते हैं। अब कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप उसमें यूज कर सकते हो? ट्रेट्स, वेरिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, यही सब यूज करोगे ना। और अगर आपने इसके जगह कुछ और लिख दिया है, फीचर्स लिख दिए हैं कुछ, ठीक है, या फिर लिख दिया है कि जीनोटाइप के जगह पर आपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, फिनोटाइप के जगह पे आपने फिजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया है, मीनिंग सेम है, लेकिन क्या वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है? नो, एवरीवेयर इट इज रिटन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, और आपको भी वही लिखना है। आंसर को लेंदी बनाने के चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करने की कोशिश मत करना। मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखने को क्यों कहा? क्योंकि उससे आंसर्स डिस्टिंक्ट हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे और एग्ज़ामिनर फट-फट कम टाइम में आपके कॉपी चेक कर लेंगे, और जितना कम बच्चा टीचर को स्ट्रेस देता है, उतने ज़्यादा नंबर उसके बढ़ते हैं। इट इज़ लाइक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बार-बार डायग्राम्स बनाने को इसलिए कह रही थी क्योंकि डायग्राम आपके आंसर को सपोर्ट करता है। हो सकता है बच्चा चीट कर रहा हो सकता है बच्चा किसी भी तरीके से रट चुका हो, बट डायग्राम नहीं रट सकता। वो उसके दिमाग में छपी हुई थी, इसीलिए वो बना पाया है।
और इससे टीचर को यकीन हो जाता है कि आप जानते हो सब कुछ, आपको सब पता है। तो बच्चों, ये थी मेरी दी हुई स्ट्रैटेजी एंड आई होप आप इसे फॉलो करोगे ज़रूर। देखो, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट टेक इट लाइटली, ओके? बाकी तो मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, और मुझे पता है मेरे बच्चे मन से जीत चुके हैं, बस थोड़ी और मेहनत करनी बची है। कुछ दिन और हैं, थोड़ा और मेहनत करो, अपने आप को पुश करो एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनिटली डू दिस। जब मैंने इस चैनल को शुरू करने का सोचा था, तो ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, काफ़ी चैलेंजिंग था, अभी भी है। बहुत सारी चीज़ों का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज़ ऑफ यू। So you have to do this because of me, because of your parents, because of yourself most importantly. So करो और आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे बेटा, तो मैं कैसे आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगी? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।